अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम टेटनस डिजीज़ को बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे। होपफुली आपने टेटनस का वर्ड ज़रूर सुन रखा होगा क्योंकि ये एक बहुत डेडली डिजीज़ है और जब कभी किसी को चोट लग जाती है, स्पेशली कोई कील लग जाती है, तो उसे रिकमेंड किया जाता है कि टीटी का इंजेक्शन लगाया जाए। सो टीटी का इंजेक्शन बेसिकली टेटनस टॉक्साइड एक वैक्सीन होती है जो इसके अगेंस्ट काम करती है। ठीक है। सो बेसिकली टेटनस डिजीज़ के अंदर होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं वो बहुत टाइटली कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, यानी स्क्वीज कर जाते हैं। इसके लिए वर्ड मसल स्पाज्म भी यूज़ किया जाता है, स्पास्टिसिटी भी यूज़ किया जाता है। स्पेशली आपके जो नेक मसल हैं, जॉ मसल हैं और बैक मसल हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ऐसे बैकवर्ड बेंड हो जाती है, एक आर्क सा बन जाता है, जहाँ इमेज में आप देख पा रहे हैं। ठीक है। सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। मसल स्पाज्म आपको देखने को मिलता है, आपके जो जबड़े हैं वो लॉक हो जाते हैं, जैसे लॉक जा कहा जाता है। टेटनस को लॉक जा डिजीज भी कहा जाता है, यानी आपके जबड़े बिल्कुल लॉक हो जाते हैं, आपका माउथ ओपन नहीं होता, ये मैसेटर मसल्स बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। ठीक है। माउथ बिल्कुल बंद हो जाता है, खाने पीने में मसला होता है। इसी कंडीशन को ट्रिस्मस भी कहा जाता है, यानी जैसे कोई हंस नहीं रहा होता सख्ती के साथ ऐसे, इस कंडीशन को ट्रिस्मस भी कहा जाता है, लॉक जा। और जो मैंने आपको बताया कि आप बैकवर्ड बेंडिंग आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलती है, उस कंडीशन को ओपिस्टोटोनस कहा जाता है। ठीक है। और डिस्फेजिया, खाने पीने में मसला होता है और रिस्पायरेशन डिफिकल्टी होती है, यानी डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तकरीबन ओवरऑल सारे मसल बॉडी के जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। लेग्स वगैरह किसी केस में होती हैं, मोस्टली लेग्स वगैरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, बाकी ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। बहुत सारे मसाइल होते हैं जिनमें ये कुछ मेजर सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं। रिस्पायरेशन, सांस लेने में भी दुश्वारी होती है, जिसकी वजह से डेथ भी अकर हो सकती है। ठीक है। ट्रीटमेंट और बाकी सारी चीज़ों और ये सिम्टम्स क्यों अपीयर होते हैं, ये अभी डायग्रामेटिकली भी देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो टेटनस की डिजीज़ है ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसे क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई कहा जाता है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। टेटनस डिजीज क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया की वजह से होती है, जो कि एक एनएरोबिक बैक्टीरिया है, यानी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में ये ग्रो करेगा। ठीक है। ओके। इस बैक्टीरिया की शेप या स्ट्रक्चर कैसी होती है? ये रॉड शेप बैक्टीरिया है, जैसे बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी जो स्टैनिंग टेस्ट है उसमें ये पॉजिटिव होता है। ठीक है। और ये इसकी रॉड शेप आ गई। और इस बैक्टीरिया की एक खूबी, बहुत बड़ी खूबी ये है कि ये बैक्टीरिया स्पोर बनाता है, एंडोस्पोर बनाता है। और आपको पता है कि स्पोर्स क्या करते हैं, वो रेजिस्टेंट होते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं हार्श एनवायरनमेंट में लंबे अरसे के लिए। ठीक है। 10, 20, 30 साल तक ये सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट एनी फूड। ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन कैसी होती है ये फिर किसी वीडियो में हम देखेंगे, बट आपने ये कंसिडर करना है कि ये बैक्टीरिया यहाँ स्पोर के अंदर ट्रैप हो जाता है। ठीक है। बेसिकली स्पोर के अंदर ये लेट्स से ये इसका बैक्टीरिया डीएनए आ गया और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल आ गई। ठीक है। फिर ये ऊपर कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, कॉर्टेक्स वगैरह। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या करती हैं, इसे हार्श एनवायरनमेंट में बचा के रखती हैं। अच्छा, अब ये आपके हर जगह पर मौजूद होते हैं। लेट्स से ये आपके सॉइल के अंदर स्पोर्स मौजूद होते हैं, स्पोर की फॉर्म में ये बैक्टीरिया सॉइल के अंदर मौजूद हो सकता है। घर की जो डस्ट वगैरह होती है वहाँ पर मौजूद हो सकता है, एनिमल के इंटेस्टाइन में मौजूद हो सकता है, और ह्यूमन फीसेस वगैरह में ये एंडोस्पोर्स की फॉर्म में ये बैक्टीरिया मौजूद हो सकता है। ठीक है। जब भी इसे फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगी तो ये स्पोर से निकलेगा और अपनी रेप्लिकेशन करेगा। ठीक है। इसे जर्मिनेट होने के लिए जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है वो कौन सी चाहिए? एनएरोबिक एनवायरनमेंट चाहिए। और वो एनएरोबिक एनवायरनमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो जख्म वगैरह होते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ पर होती है। लेट्स से आपको कोई जख्म लग गया, ठीक है, और वहाँ पर ब्लड की सर्कुलेशन अच्छे से नहीं है, तो ये एंडोस्पोर में से बैक्टीरिया बाहर निकलेंगे, अपनी नंबरिंग इंक्रीज करेंगे। नंबरिंग इंक्रीज करने के बाद ये एक टॉक्सिन रिलीज करेंगे। ठीक है। लेट्स से यहाँ पर कोई आपको जख्म लगा है, ठीक है, और ये जख्म में एंडोस्पोर एंटर हुए हैं। एंडोस्पोर एंटर होने के बाद ये बैक्टीरिया बाहर निकला और इसने अपनी नंबरिंग इंक्रीज किया। अच्छा, ये बैक्टीरिया इसी लोकल जगह पर पड़ा रहेगा, ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में मूव नहीं करेगा, जख्म के इर्द गिर्द ही होगा। बट असल जो डरने वाली बात ये है कि ये बैक्टीरिया एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिसे टेटनोस्पाज्मिन कहा जाता है। ठीक है। ये ग्रीन कलर में मैंने ड्रा कर रखा है, ये टेटनोस्पाज्मिन, ये टॉक्सिन है जो बहुत डेडली है, आपकी बॉडी के अंदर ये सारे सिम्टम्स कॉज करता है। ये टेटनोस्पाज्मिन स्पास्टिक पैरालिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी आपकी बॉडी बैकवर्ड मूव करके पूरे पैरालिसिस में चली जाती है, मूवमेंट बंद हो जाती है। ठीक है। ओके। ये जो टॉक्सिन रिलीज होता है ये फिर कैसे इफेक्ट डालता है और ये सिम्टम्स कैसे कॉज करते हैं, आइए इसे देखते हैं। लेट्स है यहाँ पर मसल्स मौजूद थे इसी जख्म के आसपास। ठीक है। और मसल के साथ आप जानते हैं मोटर न्यूरॉन्स आकर अटैच होती हैं और मोटर न्यूरॉन से मसल को सिग्नल जाता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है। और जब मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं होती तो मसल रिलैक्स हालत में पड़ा रहता है। अब होता यह है
कि ये टॉक्सिन क्या करते हैं, ये जो मोटर न्यूरॉन की एंडिंग है इसमें इंटर कर जाते हैं मसल से, ठीक है, लेट्स से ब्लड से और मसल से। ये जो टॉक्सिन्स हैं ये यहाँ पर नर्व एंडिंग्स में इंटर कर गए, ठीक है। इंटर करने के बाद ये क्या करते हैं, ये ऐसे एक्सॉन से मूव करते हैं, इसे रेट्रोग्रेड मूवमेंट भी कहा जाता है, एक्सोनली ये मूव करते जाते हैं, ठीक है। और आपको पता है मोटर न्यूरॉन एट द एंड जाकर आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ जाकर मैच कर जाती हैं, ठीक है। सो ये मोटर न्यूरॉन लेट से यहाँ से ये आपके स्पाइनल कॉर्ड तक गई हुई है, ठीक है, और ये जो टॉक्सिन है ये ऐसे ट्रेवल करते करते आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर कर जाते हैं, ठीक है, ऐसे। ओके, जब ये टॉक्सिन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर होता है तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कुछ और न्यूरॉन्स भी मौजूद होती हैं जिन्हें इंटर न्यूरॉन्स कहा जाता है, जो बेसिकली इस मोटर न्यूरॉन की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही होती हैं। यानी जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये वाली मोटर न्यूरॉन्स, ये वाली इंटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, इस सेल को सिग्नल नहीं देंगी जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी। लेकिन जब रिलैक्सेशन होनी है तो इस न्यूरॉन से इस सेल को सिग्नल जाना है, यानी इस न्यूरॉन की तरफ सिग्नल जाना है, और वो सिग्नल किस बारे में होगा कि अब मसल ने रिलैक्स करना है, अब ये वेजिकल सिक्रीट नहीं करना। सो नॉर्मल मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूँ। मोटर न्यूरॉन के अंदर एक्सॉन टर्मिनल के अंदर क्या होता है, एक वेजिकल मौजूद होता है जिसके अंदर केमिकल्स होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, और इस गैस के अंदर एसिटाइल कोलिन होता है, ठीक है, ACH में लिख लेता हूँ, एसिटाइल कोलिन। अच्छा, ये न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज होते हैं यहाँ पर तो ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने का सिग्नल देते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। ओके, नॉर्मली ऐसा होता है कि ये सिग्नल ट्रेवल करता रहता है, लेकिन इस सिग्नल को कंट्रोल कर रही होती है ये पीछे बैठी न्यूरॉन, जो कि एक और, जिसके अंदर एक और वेजिकल मौजूद होता है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। कौन कौन से, गैबा और ग्लाइसिन। गैबा से निकला है गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर क्या हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, यानी इस न्यूरॉन को ये अपनी एक्टिविटी इनहिबिट करने का सिग्नल देंगे, यानी आगे मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करने का सिग्नल देंगे ताकि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन ना कर पाए, ठीक है। तो जब भी ये गैबा और ग्लाइसिन न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर रिलीज होंगे, ये मोटर न्यूरॉन से आगे ACH रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से मसल रिलैक्स हालत में रहेगा, ठीक है। अब होता क्या है, ये टॉक्सिन जब मूव करके यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में जाता है तो स्पाइनल कॉर्ड से ये टॉक्सिन एंटर कर जाता है यहाँ पर इंटर न्यूरॉन के अंदर, इनहिबिटरी न्यूरॉन के अंदर, जिसका काम क्या है, इस की एक्टिविटी को इनहिबिट करना, इस न्यूरॉन की एक्टिविटी को इनहिबिट करना। सो जैसे ही ये टॉक्सिन यहाँ पर इंटर करते हैं तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें स्नेयर प्रोटीन या वैम प्रोटीन कहा जाता है, जिनका काम क्या होता है, वेसिकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिनका काम ये होता है कि इस वेसिकल को मेम्ब्रेन के साथ अटैच करवाना, जिसकी वजह से ये वाला सिग्नल निकल कर रिलीज होता है यहाँ पर, ठीक है। सो ये वाला जो टॉक्सिन है ये ऐसे करता है कि ये सीजर का काम करता है और इस स्नेयर प्रोटीन को काट देता है, ठीक है। ये स्नेयर प्रोटीन जब कट जाती है तो अब ये वेजिकल यहाँ पर अटैच नहीं हो पाता और इसके अंदर जो जितने भी मटेरियल्स हैं वो बाहर रिलीज नहीं हो पाते। सो जब ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रिलीज नहीं होंगे तो इस न्यूरॉन की एक्टिविटी इनहिबिट नहीं होगी, तो यहाँ से मुसलसल कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल जाता रहेगा और आपका मसल मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। सो यही तो होता है टेटनस डिजीज के अंदर कि आपका मसल कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट हालत में रहता है। उसकी वजह यह है कि ये मोटर न्यूरॉन कॉन्टिन्यूसली इसे कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल देती रहती है, और इसे रोकने के लिए अब ये जो इनहिबिटरी न्यूरॉन है इसकी स्नेयर प्रोटीन डिस्टर्ब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये वाले न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होकर इसको इनहिबिशन का सिग्नल नहीं दे पाते। सो ये बेसिकली मैकेनिज्म होता है टेटनस के अंदर कि आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं वो कैसे स्क्वीज कर जाते हैं। अच्छा, अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मोर्टेलिटी रेट इसका बहुत हाई है, मोर देन 10% है, और कुछ कंट्रीज़ के अंदर इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि जब ये टॉक्सिन यहाँ पर अटैच हो जाता है तो ये सिग्नल नहीं जाता और ये सिम्टम्स सवियर से सवियर होते जाते हैं, और जब तक आप यहाँ पर इन बैक्टीरिया को किल नहीं करेंगे ये और ज़्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस करके पूरी बॉडी को पैरालाइज कर देंगे, ठीक है। सो ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो आपने क्या करना है, वाउंड की जो जख्म है उसकी वॉशिंग करनी है। जब वॉशिंग करेंगे तो ये वाले बैक्टीरिया मर जाएंगे, मजीद टॉक्सिन रिलीज नहीं होगा, और एंटीबायोटिक्स खाएंगे ताकि बैक्टीरिया मर जाएंगे। इस केस में मेट्रोनिडाजोल और पेनिसिलिन ये दो एंटीबायोटिक्स कम्बिनेशन में दी जाती हैं। वैक्सीनेशन दी जाती है, जो वैक्सीनेशन बेसिकली एंटी टॉक्सिन होती है, जो ये वाला टॉक्सिन रिलीज हुआ होता है इसको डिटॉक्सिफाई कर देती है वो वैक्सीनेशन, बट जो ऑलरेडी जहाँ पर अटैच हो चुका होता है उसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन काम नहीं करती। और इसके अलावा बोटुलिनम टॉक्सिन दिया जाता है जो कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन को
डायलेट करता है, उस पर फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। अब यहाँ पर एक खतरे की बात ये है कि जब ये टॉक्सिन यहाँ पर अटैच हो जाता है, वंस टॉक्सिन इंटर इन द इंटर न्यूरॉन, इस न्यूरॉन के अंदर अटैच हो जाता है, तो ये फॉर लाइफ यहाँ पर रहता है। यानी ये न्यूरॉन अब काम की नहीं रही, इससे गैबा और ग्लाइसिन के सिग्नल जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है इनहिबिटरी, वो रिलीज नहीं हो पाएंगे। सो उसके लिए ये होना चाहिए कि यहाँ पर न्यू न्यूरॉन्स बने, उनके न्यू एक्सॉन टर्मिनल बने और उन टर्मिनल से न्यू सिग्नल गाबा और ग्लाइसिन की फॉर्म में निकले। ठीक है, सो इस तरीके से इसे ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। प्रिवेंशन ये है कि जब भी कोई जख्म लग जाए उसे अच्छी तरीके से वॉश करना चाहिए ताकि ऑक्सीजन वगैरह वहाँ पर चलती रहे, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएंगे और आप सेफ रहेंगे। और इसके अलावा टेटनस की वैक्सीन लगवाई जाए। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।